नमस्कार, मैं मनीषा शर्मा डीटीए में एनवाईयू न्यूज की खास पेशकश के साथ आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे सह अपराधी के बारे में। जो सह अपराधी वादामाप गवाह बनते हैं उनके बारे में जानेंगे, इसके बारे में जो जो कानून है तथा कौन कौन से लैंडमार्क केसेस हुए हैं। इसी के साथ हम चर्चा करेंगे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के रोल के विषय में और कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के विषय में भी बात करेंगे। आज वादामाप गवाह के ऊपर मैं चर्चा करने जा रही हूँ खास मेहमानों के साथ। आज मेरे साथ सीनियर एडवोकेट श्री मोहर सिंह जी हैं, श्री जितेंद्र भारती मेरे साथ पटना से जुड़ रहे हैं, सीबीआई से सीनियर इंस्पेक्टर रिटायर्ड सीनियर इंस्पेक्टर श्री आई हसन जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और एक बहुत ही मेधावी छात्रा अनुष्का गुप्ता जो एनएलयू से एलएलएम करके लेक्चररशिप का एग्जाम पास करके जज की तैयारी कर रही है, वो जुड़ रही है, और एक और इंटेलिजेंट छात्र जो एमआईटी से सिल्वर मेडल लेके एनएलयू से एलएलएम करने के बाद आज फिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वैभव गर्ग। आप सभी का एनवाईयू न्यूज के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार एवरीवन। सबसे पहले मोहर सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी। जी मोहर सिंह, ये हिंदी चैनल है सर, मैं गुजारिश करूंगी आप लोग हिंदी में बोलें। सर मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसा कि पी चिदम्बरम जी के केस में भी हमने देखा कि वादामाप गवाह बन गई इंद्रानी मुखर्जी जी। हमने इशरत जहान के केस में भी देखा था, जो बॉम्बे का टेरर वाला केस था, कि उसमें एक जो है डेविड जी बन गए थे वादामाप गवाह। ऐसा हम अक्सर देखते हैं कि वादामाप गवाह बन जाते हैं जो सह अपराधी होते हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि वो कौन लोग होते हैं जो वादामाप गवाह बन जाते हैं, क्यों बन जाते हैं, और क्या लॉजिक होता है इसके पीछे, और क्या कानून है। जी सिंह जी। जी जी। जो कोअक्यूज हैं और जो फैक्ट के बिल्कुल वाकिफ हैं, ऐसा प्रेजम्पशन है कि भाई इन लोगों को इसकी कंप्लीट जो श्रृंखला है जी एक्ट की वो उनको पता है, और इस उम्मीद के साथ में जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में इस तरह के तथ्य नहीं आ रहे हैं कि फैक्ट्स को एस्टेब्लिश किया जा सके, क्राइम को एस्टेब्लिश किया जा सके जी, ऐसी सूरत में जो सह भागी है जुर्म में, वो आदमी जो है अगर ये वायदा करता है अदालत के सामने कि मैं पूरे तथ्य सच्चाई के साथ में पेश करूंगा, डिपोज करूंगा, तो उसको टेंडर ऑफ पार्डन दी जा सकती है इस वायदे के साथ जी। टेंडर ऑफ पार्डन धारा 306 सीआरपीसी की बात आप कर रहे हैं। जी जी। मैं अनुष्का गुप्ता के पास जाऊंगी। सर मैं आपके पास लौट के आती हूँ। जिनको टेंडर ऑफ पार्डन की जाती है, जो सह अपराधी होते हैं, ये कानून में किस जगह डिस्क्राइब किया है सह अपराधी कौन होते हैं अनुष्का जी? एविडेंस एक्ट में कहीं इसका जिक्र है? कुछ बताना चाहेंगी इस पे? जी अनुष्का जी। जी सेक्शन 133 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो इनके बारे में बात करता है। वो बोलता है कि ये अक्यूज ही होते हैं जो ये क्राइम कमिट करते हैं। ये क्राइम से पहले भी हो सकते हैं, क्राइम में भी इनका भाग हो सकता है, या क्राइम के बाद भी हो सकता है, जैसे अक्यूज को छुपाने के लिए, हार्बर करने के लिए, तो ये साथ में ही होते हैं। और उसके बाद 133 इंडियन एविडेंस एक्ट का ये भी बोलता है कि ये कॉम्पिटेंट विटनेस है, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इनकी टेस्टिमनी को हमेशा कॉर्रोबोरेट करना चाहिए, क्योंकि ये अपनी लिबर्टी के लिए हो सकता है सारा ब्लेम जो है, सारा बर्डन दूसरे एक्यूज पे शिफ्ट कर दे और उनको बता सकते हैं कि वह जिम्मेदार है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टेस्टिमनी को हमेशा और एविडेंसेस के साथ कॉर्रोबोरेट करना चाहिए। और इन्हीं को अब हमारा जो ओथ एक्ट है वो ये बोलता है कि एक्यूज के एविडेंसेस नहीं लिए जा सकते क्योंकि उसको ओथ नहीं की जा सकती। तो इसीलिए इनकी ओथ हटाने के लिए, इनका टैग हटाने के लिए एक्यूज का, हम इनको सीआरपीसी में 306 में पार्डन ग्रांट करते हैं। या तो पार्डन हो सकता है, या फिर विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट भी हो सकता है, या विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, या फिर हम इनका चार्ज भी स्टे किया जा सकता है। ये चारों चीजें करने के बाद ही, इनमें से कोई भी एक चीज करने के बाद ही इनको हम गवर्नमेंट अप्रूवर कहलाते हैं। ये गवर्नमेंट अप्रूवर कहलाते हैं। जी अनुष्का जी, मैं आती हूँ आपके पास। आपने चारों चीजें बता दी। जितेंद्र भारती मेरे साथ जुड़ रहे हैं बिहार पटना से, एडीजे में सेलेक्ट हो चुके हैं, केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, जीनियस और इंटेलिजेंट लॉयर हैं, सीनियर लॉयर हैं। जितेंद्र जी नमस्कार एनवाईयू के मंच पे।
आज पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है इस मंच पे। जितेंद्र जी, मैं ये जानना चाहूंगी, जो ये अप्रूवर बनते हैं लोग, एक्म्प्लिश होते हैं, सह अपराधी, कहीं ना कहीं इनको एक अपना स्वार्थ होता है निजी, इम्यूनिटी ग्रांट होती है, पार्डन ग्रांट होती है, तो आप क्या सोचते हैं कितने रिलायबल होते हैं? जी जितेंद्र जी। देखिए, जी जो कंप्लीटनेस होते हैं उसको अप्रूवर, और ये हम बता रहे कि सेक्शन 306 में अप्रूवर डिफाइंड है, लेकिन उसको कैटेगरी में होता है, उसको कंडीशनल पार्डन दिया जाता है। और सेक्शन 306 में कुछ कंडीशंस लेट डाउन किया है उनको बनाने के लिए कि अगर वो कस्टडी में है तो उसको जब तक केस खत्म न हो जाए तब तक वो कस्टडी में ही रहेंगे, तो बेल नहीं दिया जाएगा। और लेकिन ऐसे विटनेस में के लिए कोऑपरेशन वाकई बहुत जरूरी होता है कि अगर वो प्रोसिक्यूशन को फेवर करता है तो उसका एक हमेशा एक उसको प्रोसिक्यूशन की तरफ से एक लोभ दिया गया रहता है कि भाई आप छूट जाओगे, आप सजा नहीं होगा, ये चीज है। इस तरह से वो प्रोसिक्यूशन को फेवर करने की स्थिति में रहता है। सेकेंड, इसकी एक बात और भी है कि एटलीस्ट वो तो एकम्प्लिस होता है, वो क्राइम में पार्टिसिपेट किया है। अगर क्राइम में पार्टिसिपेट किया है तो उसका कहीं ना कहीं टेंटेड रिकॉर्ड तो है। तो ऐसे लोगों पे विश्वास बिना प्रोबेशन का नहीं कर सकते, और सुप्रीम कोर्ट भी टाइम एंड अगेन ऐसे फिटनेस जी मैडम, सीबीआई जो है अप्रूवर इसलिए आती है क्योंकि जो सीबीआई के केस हैं बहुत बड़े बड़े केस होते हैं, जनता उनसे काफी उम्मीदें रखती है। वो चाहती है कि केसों में सजा भी हो, और ये लोग जो भी अप्रूवर बनते हैं वो खुद अपनी मर्जी से बनते हैं। और इसमें सीबीआई का रोल ये रहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने केसों को सजा दिलवा सके जो भी अपराधी हैं। और कुछ केसों में ऐसा होता है कि कुछ केसों में डायरेक्ट एविडेंस नहीं आ रही होती है, तो इस वजह से अप्रूवर बनाए जाते हैं और केस को स्ट्रेंथ देने के लिए ये अप्रूवर बनाए जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे मुस्कुराहट आ गई कि सीबीआई वास्तव में सबसे अच्छी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी रही है, मगर कुछ सालों से कुछ रिजल्ट जो है, चाहे आरुषि वाला केस हो, चाहे और भी कई केस हो, कुछ सालों से जो रिजल्ट है वो सीबीआई की शाख है कुछ गिरती सी नजर आई, तो मुझे मुस्कुराहट आ गई मेरे चेहरे पे। हसन जी, अब मैं मेरे साथ वैभव गर्ग जुड़ रहे हैं। वैभव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? वैभव जी, मुझे ये बतलाइए, जब कोई को एक्यूज अप्रूवर बनता है, एप्लीकेशन डालता है, खुद भी डाल सकता है, अभियोजन पक्ष भी वो एप्लीकेशन ला सकता है। अगर एक केस में कई सारे एक्यूज पर्सन है, 5 हैं, 6 हैं, 4 हैं या 10 हैं, एक बंदा जो है वो अपने आप या अभियोजन पक्ष के कहने पे एप्लीकेशन खुद लगा के या अभियोजन पक्ष से बनाना चाहता है, अप्रूवर बनता है, तो बाकी को एक्यूज का उस स्टेज पे जब वो डाल रहा है एप्लीकेशन, सुनवाई हो रही है, क्या राइट है? मुझे इस बारे में बताइए कुछ। जी मैम, तो मैम जहाँ तक कोर्ट से किसी भी कोर्ट से अप्रूवर बनने का सवाल है, तो लॉ इस चीज़ से बिल्कुल सेटल्ड है कि या तो वो खुद एप्लीकेशन डाल सकता है या प्रोसिक्यूशन कोर्ट को ये रिकमेंड कर सकता है कि आप इस कोर्ट को आप गवर्नमेंट अप्रूवर बनाइए। जी। बट एक केस हुआ था अशोक कुमार अग्रवाल वर्सेज सीबीआई 2013 का लैंडमार्क जजमेंट है जी। इसमें कोर्ट ने कंसिडर किया था कि कोर्ट का क्या राइट होता है कि एक 306 सीआरपीसी का जो ऑर्डर है उसको चैलेंज करने का। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये बोला था कि किसी भी कोर्ट के पास एक लीगल राइट नहीं होता है कि वो एक 306 के ऑर्डर को जिसके द्वारा टेंडर ऑफ पार्डन किया गया है, जिसके द्वारा एक कोर्ट को समाधान दिया गया है, दूसरे चीज को कोई लीगल राइट नहीं होता उसको चैलेंज करने का। लेकिन
397 में जब कोर्ट 397 या 401 में कोर्ट रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करते हुए सुओ मोटो उस 306 के ऑर्डर। बिल्कुल, यू आर वेरी राइट, मैं समझ गई। ये बड़ा लैंडमार्क केस है। 2001 में स्पेशल जज ने पार्डन ग्रांट किया था, लेकिन वहां स्पेशल जज के प्रीडिसेसर का कोई ओपिनियन था कि कुछ रिकॉर्ड मंगाया था सीबीआई से। सीबीआई ने नो ऑब्जेक्शन दे दिया था और उस एप्लीकेशन को 4 महीने बाद जो एक्यूज जो पार्डन चाह रहा था वो अलाउ हो गई थी। तो को एक्यूज ये होल्ड किया, हाई कोर्ट ने रिमांड बैक किया 2007 में ये केस, और 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट सीबीआई ने चैलेंज किया हाई कोर्ट के ऑर्डर को, तो ये बहुत सारे केसेस हैं। एमएम कोचर भी है, अशोक कुमार अग्रवाल भी है, और भी बहुत सारे, ननीन है, यादव सिंह है, कि को एक्यूज का राइट एट द टाइम ऑफ हियरिंग ऑन एप्लीकेशन ऑफ पार्डन नहीं है। सिर्फ उसको कोर्ट में एज ए विटनेस लाया जाएगा, और जो कोई भी डिफेंस को एक्यूज देना चाहते हैं ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ दैट अप्रूवल लेकर आएंगे, इनिशियल स्टेज पे नहीं है। मेरा मोहर सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। जब कोई व्यक्ति अप्रूवर बनता है और कोर्ट में बिना अभियोजन पक्ष के फॉरवर्ड किए एप्लीकेशन के खुद ही कोर्ट को अप्रोच करता है, क्या कोर्ट उसको सीधे सीधे अप्रूवर उसकी एप्लीकेशन अलाउ कर सकती है? रिजेक्ट तो कर सकती है, अलाउ कर सकती है बिना अभियोजन पक्ष से पूछे हुए। बहुत सारे केस लॉ हुए हैं कि नहीं, अभियोजन पक्ष का स्टैंड जानना पड़ेगा, कोर्ट जबरदस्ती किसी अप्रूवर को थोप नहीं सकती। आपका क्या मानना है? कुछ रोशनी डालना चाहेंगे इस बात पे? जी जी 306 के जो प्रोविजंस हैं जी, और जो कनेक्टेड नेक्स्ट जो सेक्शन 307 और 308, अगर हम जॉइंटली अगर पढ़ते हैं तो क्लियर जो पोजीशन ये है कि को अक्यूज जो अप्रूवर बनना चाहता है, he can always approach the court to seek the tender of pardon। तो अभियोजन पक्ष अगर प्रोसिक्यूशन अगर उसको अपोज करता है तो दिस इज द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। जी जी, मैं हसन जी के पास जाना चाहूंगी। हसन जी, मैं क्योंकि सीबीआई के केस मैं भी पीसी एक्ट के करती हूँ, आप भी जानते हैं, आप भी बहुत सारे बड़े बड़े लैंडमार्क केसेस में आई हो रहे हैं, आई नो इट वेरी वेल, बहुत जीनियस इंस्पेक्टर रहे हैं एसटीएफ सीबीआई के, कि कभी कभी ऐसा लगता है जो अप्रूवर बनाए जाते हैं अंडर ड्यूरेस, एक दबाव, एक प्रेशर रहता है, और उन केसेस में सीबीआई का स्टैंड रहता है कि जहां पे गवाहियां प्रॉपर मिल नहीं रही और एक ही है अपराधी को दबा के, धमका के या किसी और भी कोई भी मीन्स तय करके उसको गवाह बना लिया जाता है। जी हसन जी, ऐसा मेरे सामने तो ऐसा कोई केस आया नहीं है, और खुद ही लोग अपने आप अप्रूवर बनते हैं और जबरदस्ती ना किसी को दबाव दिया जाता है। जी, मैंने तो ऐसा कोई देखा नहीं है जी अपनी सर्विस में, और खुद ही लोग अपना अप्रूवर बनने के लिए एप्लीकेशन देते हैं। You are loyal to your department. I am not criticizing you. Very well. जितेंद्र जी, जितेंद्र जी, आप क्या सोचते हैं? ड्यूरेस और वो आपने तो देखा है, मेरे साथ भी देखा है कई बार कोर्ट में। जी जितेंद्र जी, आप क्या सोचते हैं? मेरा तो इसमें मानना है, हसन जी तो वैसे चूंकि डिपार्टमेंट से रहे हैं और हम लोग भी सीबीआई के केसेस करते रहे हैं, मेरा तो इसमें ये मानना है कि सीबीआई चाहती है कि कुछ लोग जो एक्यूज्ड इनिशियली जिन लोगों को बनाते हैं उसमें से कुछ लोग जो जिसका कि हो सकता है कि रोल कम हो, लेकिन वो केस के बारे में पूरी, तो सीबीआई अपने केस को मजबूती प्रदान करने के लिए बनाते हैं और फिर उनसे एप्लीकेशन क्या कहते हैं कि लगवाते हैं। और नहीं, उन्हें ये बात फैक्ट है कि अप्रूवर को भी एक लोग तो ये रहता है कि वो अल्टीमेटली केस छूट जाएंगे, ये होता है, लेकिन ऐसे लोगों पे सीबीआई सर्टेनली दबाव देती है, कई तरह के प्रलोभन देती है। तो मेरा तो ये मानना है और मेरा एक्सपीरियंस भी यही कहता है अब तक का। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी यही एक्सपीरियंस है। वैभव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जी वैभव, जैसा कि जो व्यक्ति अप्रूवर बनता है, वादा माफ गवाह बनता है, वो एक गारंटी देता है अभियोजन पक्ष को कि मैं ट्रू एंड करेक्ट डिस्क्लोज करूंगा फैक्ट्स को और सर्कमस्टांसेस को जितने भी मेरी नॉलेज में हैं।
और फिर उसको एज ए विटनेस अभियोजन पक्ष का प्रोसिक्यूशन विटनेस बना के कोर्ट में पेश किया जाता है। अक्सर हमने देखा है कि वो कोर्ट में आके मुकरते हुए भी देखे हैं। पहले वो इम्यूनिटी पाने के लिए, पार्डन पाने के लिए गवाह बन जाते हैं, और जब कोर्ट में इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन विटनेस के तौर पे आते हैं तो क्योंकि वो भी तो अपराधियों की श्रेणी में से ही निकल के आते हैं, अपने उन्हीं दोस्तों को फेवर देने के लिए मुकर जाते हैं, खुद भी फायदा ले लेते हैं और दोस्तों को भी फायदा देने की कोशिश करते हुए। तो ऐसे में कौन सी धारा, कौन सा वो, कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? सीआरपीसी में 308 प्रोविजन है, कुछ कहना चाहेंगे उस बारे में? जी जी। तो सीआरपीसी में 308 प्रोविजन इसी बात को मद्देनजर रखते हुए शायद लेजिस्लेचर का यही इंटेंट रहा होगा उस प्रोविजन को ड्राफ्ट करते हुए कि अगर कोई वादामास गवाह मुकर जाता है तो क्या उसको इस चीज का फायदा मिलना चाहिए। जब उसने एक पॉइंट से पहले ये बोला कि हाँ ठीक है मैं सरकारी गवाह बन जाऊंगा, उसने अपना बयान दे दिया और उसके बाद वो कोर्ट में आके मुकर गया जब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है, तो उस केस में 308 में क्लियरली प्रोवाइडेड है कि अगर प्रोसिक्यूशन ये सर्टिफाई करता है कि जो उसने गवाही दी है या जो भी उसने बयान दिया है वो ट्रू एंड करेक्ट नहीं है, तो उस केस में उसकी जो प्ली है ग्रांट ऑफ पार्डन की उसको कैंसिल कर दिया जाता है और उससे दोबारा एक सेपरेट मुकदमा चलाया जा सकता है। सेपरेट मुकदमा चलाया जा सकता है। जी जी जी। अनुष्का जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? जी यही है, 4 वेज ही हैं जो मैंने आपको बताया। 306 में हमारा पार्डन होता है, 321 सीआरपीसी में हमारा विड्रॉल हो जाता है और उसके बाद हम चार्ज भी स्टे कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक अडॉप्ट किया जा सकता है, बट मोस्टली केसेस में हम पार्डन ही ग्रांट करते हैं। पार्डन ही ग्रांट करते हैं मोस्टली केसेस में। जो 133, मोहर सिंह जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। 133 सीआरपीसी में सोल टेस्टिमनी ऑफ अप्रूवर पे अगर अदर एक्यूज को सजा होती है तो दैट इज नॉट इलीगल, ये है। लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट कोऑपरेशन चाहती है, कोर्ट को बहुत कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पुट होता है एकम्प्लिश के अपने स्वार्थ का, इम्यूनिटी पाने का, पार्डन लेने का। आप क्या रोशनी डालना चाहेंगे? जी, कानून के होते हुए भी कोर्ट को कॉशियस रहना जरूरी है। जी बतलाएं। देखिए मैम, अगर 133 को अगर हम पढ़ते हैं तो केस रीडिंग ये कहती है कि इज ए कॉम्पिटेंट विटनेस इन द केस, अकम्प्लिश और अप्रूवर इज ए कॉम्पिटेंट विटनेस। फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी हमें जब तक कॉरपोरेशन नहीं मिलेगी तब तक उसके बिल्कुल शक के दायरे में आ जाएगी अप्रूवर की जो एविडेंस है। बिल्कुल, यू आर वेरी राइट। जी सुप्रीम कोर्ट जी जी judgments of Honorable Supreme Court and various high courts where the corroboration of the testimony is required. जी जितेंद्र जी, मैं आपके जी सर बोले सर बोले। मेरा कहना ये है कि जब तक कोई corroboration नहीं होगा तो sole testimony of the approver cannot be the base of conviction. जी, डाउटफुल हो जाता है अगर कोरोबरेशन नहीं है। बिल्कुल, मैं इसमें ये ऐड करना चाहती हूँ। जी बोले। अगर विटनेस रिलायबल है, अगर जो अप्रूवर है वो रिलायबल है और कोर्ट को इस बात पे बिलीव है तो उसकी सोल टेस्टिमनी पे भी कन्विक्शन होता है। ये 133 एविडेंस एक्ट में है, ये उसकी सोल टेस्टिमनी पे पनिशमेंट होना इलीगल नहीं। ये हम सेक्शन 114 का जो क्लॉज दी है इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसको हम 133 के साथ जब पढ़ते हैं तो उन दोनों के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री रोल इस्टेब्लिश किया है कोर्ट ने, और कोर्ट ने ये बोला है कि अगर विटनेस अप्रूवर जो है वो माना जाता है कि वो रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है, तो उस केस में उसकी टेस्टिमनी पे कन्विक्शन yes, हो सकता है। that is not illegal. Yes, हो सकता है। That is not illegal and also court has said that but prudence requires कि उसकी टेस्टिमनी को हमेशा कॉर्बोरेट किया जाए। yes. जितेंद्र जी, जब कोई अप्रूवर बनने के लिए एप्लीकेशन कोर्ट में दाखिल करता है बिना अभियोजन पक्ष का स्टैंड लिए, जज साहब का अधिकार क्षेत्र नहीं है कि थोप दे। अगर ऐसा होता है दैट इज बैड इन लॉ, और इसी कारण से कई सारे केसेस रिमांड बैक भी हो गए हैं, हाई कोर्ट से सेट असाइड भी हुए हैं ऑर्डर। तो अब क्योंकि केस तो अभियोजन पक्ष लाया है,
जज सबके सामने, तो जो अप्रूवर बनेगा वो अभियोजन पक्ष का गवाह बन के पेश होगा और कोर्ट उसको क्रॉस एग्जामिन करेंगे। आप क्या रोशनी डालना चाहेंगे इस एस्पेक्ट पे? जी, ये मेरा जो मानना है और जो नॉर्मली कोर्ट में होता है, अभियोजन पक्ष का व्यू जानना बहुत जरूरी होता है। जज साहब को सिर्फ अप्रूवर के एप्लीकेशन के आधार पे, जो अप्रूवर बनना चाहता है उसके एप्लीकेशन के आधार पे कोई डिसीजन उस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ नहीं करना चाहिए। अभियोजन पक्ष को जरूर उस एप्लीकेशन पे सुनना चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली केस प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना होता है कोर्ट में। और प्रोसिक्यूशन अगर जो किसी को विटनेस बनाना चाहता है या नहीं बनाना चाहता है, तो ये तो उसी प्रोसिक्यूशन को सुनना जरूर चाहिए। ये मेरा मानना है। बिल्कुल, लॉ भी यही है, सुनना जरूर चाहिए, नहीं सुना तो दैट इज बैड, दैट इज बैड, बिल्कुल। जब पूछना जरूर जानना चाहिए, उसके बाद उनका पक्ष जानने के बाद जज साहब जो डिसीजन दे दैट इज डिस्कशन। यस, वो उनका डिस्कशन है, उसके बाद वो फिर सब्जेक्ट टू चैलेंज भी है टू द प्लेटफॉर्म, लेकिन उनको सुनना चाहिए। जी, हसन जी मेरे साथ हैं? हसन जी, मैंने देखा है कभी कभी सीबीआई का जो है रोल या अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का रोल ऐसा आ जाता है कि मेन एक्यूज को छोड़कर मेन एक्यूज को तो अप्रूवर बना लिया और जो हल्के जिनके रोल है मेन ऑफेंस में, उनके खिलाफ केस चल रहा है। क्या ये कुछ गलत नहीं होता दिखता कि आपने मेन एक्यूज को तो अप्रूवर बना लिया है और हल्के रोल वालों के खिलाफ आप प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं? आपकी क्या ओपिनियन है? जी हसन जी। देखो मैडम, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है जी। इस टाइप का अगर होता है तो नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए हम लोगों को, एजेंसी को। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी फेयर। नहीं पर्सनल क्यों, ये तो एथिकल भी है, मॉरल भी है और इंटेलेक्चुअल भी है ओपिनियन। थैंक यू, एटलीस्ट यहाँ पे आपने बहुत सही जवाब दिया। वैभव जी कुछ ऐड करना चाहेंगे चर्चा में? जी मैम, मैं इतना कहना चाहूँगा कि 306 का एक जो मेजर लेजिस्लेटिव इंटेंट कहें या जिस रीजन से 306 इनकॉर्पोरेट किया गया है, वो ये है कि किसी भी टेक्निकल इरेगुलरिटी की वजह से या क्योंकि हमारे यहाँ पे इंक्विजिटिव उसमें हमारे यहाँ पे जो क्रिमिनल सिस्टम है उसमें हम जो बर्डन ऑफ प्रूफ फॉलो करते हैं, दैट इज प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो जस्ट बिकॉज सिर्फ किसी टेक्निकल इरेगुलरिटी की वजह से कोई अपराधी जो कन्विक्ट हो सकता है वो उसको छोड़ना ना पड़ जाए, इसीलिए ये प्रोविजन डाला गया है कि किसी को की सहायता लेते हुए अगर उसको कन्विक्ट किया जा सकता है तो उसको कन्विक्ट किया जाए। और ऐसे में अगर हमेशा कोशिश ये रहनी चाहिए कि मेन अक्यूज को कभी भी अप्रूवर ना बनाया जाए, ना बनाए, बिल्कुल बिल्कुल। अप्रूवर बना दिया तो सेक्शन का पर्पस फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। जी बिल्कुल, काफी अप्रूवर के बारे में बात हो गई। मैं अब चर्चा का मेरा समय खत्म होता दिख रहा है। मैं कुछ समय से जब से कोरोना काल शुरू हुआ है, मैं अपने सभी साथियों को बताना चाहती हूँ एंड बाई यू के मंच से जो है लीगल चर्चाएं करती रहती हूँ। बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस चैनल पे इसे लाइक और कमेंट भी करेंगे और ऐसी चर्चाओं में जुड़े रहेंगे। कम से कम इस कोरोना काल में जहाँ वकील लोग इतनी आर्थिक तंगी, डिप्रेशन, एग्रेशन और बहुत ज्यादा परेशानियों से जूझ रहे हैं, सुसाइड तक हो रही हैं, अगर मेरे सभी भाई लोग मोहर सिंह जी, जितेंद्र जी, मेरी बहन अनुष्का या वैभव जी, हसन जी इस तरह की चर्चा में मेरे साथ शामिल होंगे और चैनल को लाइक कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और ये जोश दुगना हो जाएगा और कम से कम हम एक इंटेलेक्चुअल लाइन की तरफ डाइवर्ट होंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। फिर जुड़ेंगे हम किसी ऐसी अच्छी